बिहार विधानसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने बिहार में अपनी पार्टी की मजबूत उपस्थिति का दावा तो कर दिया है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया है कि वे किस खेमे के साथ चुनाव लड़ेंगे। यानी एनडीए धड़े का हिस्सा रहेंगे या महागठबंधन का। एनडीए की तरफ तो वे नहीं ही जाएंगे, लेकिन महागठबंधन की तरफ से भी इस तरह की कोई बात निकलकर सामने नहीं आई है। चर्चा तो है कि महागठबंधन उन्हें 4 से 5 सीटें देने पर विचार कर रहा है, लेकिन इसे लेकर कोई घोषणा नहीं हुई है। किसी तरह का बयान भी सामने नहीं आया है। यहां तक कि चंद्रशेखर खुद भी इस बारे में खामोश है। एक बात तो तय है कि आजाद समाज पार्टी बिहार में चुनाव लड़ेगी, क्योंकि पिछली बार भी लड़ी थी। अगर गठबंधन में जगह नहीं मिली तो वे अकेले लड़ेंगे। जाहिर है इसका कम या अधिक प्रभाव भी होगा, और यह प्रभाव होगा बिहार के दलित वोटरों के बीच, क्योंकि उसी समुदाय की राजनीति यह पार्टी करती रही है। दलित वोटरों पर हमने पहले भी अपना विश्लेषण किया है कि बिहार में इस बार दलित वोटरों पर सबकी निगाहें, क्या भाजपा, क्या कांग्रेस और क्या राजद। इनके अलावा चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी आदि लोग भी तो है मैदान में। इन दलित नेताओं के बीच कितनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा पाएंगे चंद्रशेखर आजाद, यही है सबसे बड़ा सवाल। और आसान भाषा में कहें तो इस बार के विधानसभा चुनाव में जहां सभी पार्टियों के केंद्र में दलित जातियां हैं, ऐसे में आजाद समाज पार्टी यानी भीम आर्मी के आने से समीकरण कितना और किस तरह बदल सकता है। कुछ बदल सकता भी है या फिर नहीं, यह भी सवाल अपने आप में मौजूद है। तो आज की इस वीडियो स्टोरी में हम इन्हीं तमाम सवालों का ढूंढेंगे जवाब। हम आज आजाद समाज पार्टी की राजनीति, उसके वोटर वर्ग, पिछले चुनाव में उसका प्रदर्शन, उनकी संभावना और बिहार की राजनीति पर उनके संभावित प्रभाव पर बात करेंगे। यह भी बताएंगे कि गठबंधन के साथ होने पर वे कितनी सीटों पर प्रभाव बना पाएंगे और अकेले लड़ने पर उनकी स्थिति बिहार विधानसभा चुनाव में क्या होगी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का विश्लेषण और बताते हैं आपको बिहार में कितनी उज्जवल है चंद्रशेखर आजाद की राजनीति। नमस्कार, हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार की राजनीति का सबसे सटीक, सबसे विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम, जिसका नाम है सियासी कहानियां। चंद्रशेखर आजाद, जिन्हें रावण के नाम से भी जाना जाता है, भीम आर्मी के सह संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 2015 में उन्होंने उत्तर प्रदेश के दलित छात्रों के खिलाफ जातिगत भेदभाव और हिंसा के जवाब में भीम आर्मी की स्थापना की थी। यह संगठन दलितों के अधिकारों की रक्षा और जातिगत उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई के लिए जाना जाता है। 2020 में चंद्रशेखर ने राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखते हुए आजाद समाज पार्टी की स्थापना की, जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों पर आधारित है। आजाद समाज पार्टी का उद्देश्य दलितों, पिछड़ों और अन्य वंचित समुदायों को एक मंच प्रदान करना है। 2024 के लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर ने उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से जीत हासिल की, जहां उन्होंने 51.19% वोट प्राप्त किए और बहुजन समाजवादी पार्टी को चौथे स्थान पर धकेल दिया। यह जीत उनकी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता और दलित वोटों को एकजुट करने की क्षमता को प्रदर्शित करती है। अब बिहार में जहां दलित आबादी 19.65% है, आजाद समाज पार्टी एक नया विकल्प बनने की कोशिश कर रही है। मार्च 2025 में आजाद ने कैमूर जिले के मोहनिया में अपनी चुनावी अभियान की शुरुआत की, जहां उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और बिहार सरकार पर सांप्रदायिकता और सामंतवाद को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया। यही उन्होंने घोषणा की कि वे इस बार भी बिहार चुनाव लड़ेंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे। इससे पहले कि हम उनकी संभावनाओं का विश्लेषण करें, एक बार हम उनके पिछले प्रदर्शन को अच्छे से समझ लेते हैं, ताकि हमें आगे मामलों को समझने में थोड़ी आसानी हो। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने पहली बार हिस्सा लिया। इस पार्टी का गठन भी मार्च 2020 में ही हुआ था। संसाधन कम थे, संगठन नहीं था, इसलिए उन्होंने सिर्फ 3 सीटों पर ही चुनाव लड़ा। ये 3 सीटें हैं कटिहार, भभुआ और बांका। कटिहार में उम्मीदवार अजय कुमार को सिर्फ 1276 वोट मिले। यह सीट आरजेडी ने जीती थी। भभुआ में कामाख्या प्रसाद को सिर्फ 1250 वोट मिले और यहां बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। बांका में सुनील कुमार को 1134 वोट मिले थे, जहां भी बीजेपी विजयी रही थी।
कुल मिलाकर तीनों सीटों पर एएसपी आजाद समाज पार्टी का वोट शेयर बहुत कम रहा, जो दिखाता है कि पार्टी मतदाताओं को प्रभावित नहीं कर पाई। आमतौर पर इतना खराब प्रदर्शन के बाद पार्टियां दोबारा चुनाव में आने की हिम्मत नहीं जुटा पाती है, लेकिन आजाद समाज पार्टी अपनी पार्टी का विस्तार करना चाह रही है। इसमें समय लगता है, सांसद बनने में भी उन्हें लगभग 9 साल का समय लग गया। बिहार में आजाद समाज पार्टी के कमजोर प्रदर्शन की कई वजहें थी। पहली, पार्टी नहीं थी और इसका संगठन बिहार में मजबूत नहीं था। दूसरा, बिहार में आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी जैसे बड़े दल पहले से ही दलित और अन्य वोटरों को अपने साथ जोड़े हुए थे। तीसरी वजह, पार्टी के पास प्रचार के लिए पैसे और संसाधन कम थे। इस कारण बिहार में दलित आबादी 19.65% होने के बाद भी आजाद समाज पार्टी उन्हें अपनी ओर नहीं खींच पाई। अब हम बिहार में थोड़ा दलित वोटरों को समझने की कोशिश करते हैं, ताकि चंद्रशेखर के लिए संभावित जमीन का आकलन हम कायदे से कर सकें। देखिए, 2023 के जाति आधारित सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में दलित आबादी 19.65% है। 2011 की जनगणना में यह संख्या 15.9% थी, यानी राज्य में दलितों की आबादी बढ़ी है। इसका मतलब है कि वर्तमान में लगभग 2.56 करोड़ लोग दलित समुदाय से आते हैं। अब इसे हम थोड़ा ब्रेक करते हैं। पासवान 5.31%, रविदास 5.25% और बाकी बची आबादी मुसहर, धोबी और अन्य दलित जातियों में बढ़ जाती है। बिहार में दलित राजनीति करने वाली कई बड़ी पार्टियां हैं। लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, जिनके पास पासवान समुदाय का बड़ा हिस्सा है और जो अब एनडीए का हिस्सा है। मुसहर और धोबी समुदाय का समर्थन आरजेडी को मिलता रहा है पारंपरिक तौर पर। कुछ दलित उपजातियां जदयू और भाजपा को भी समर्थन देती है। बहुजन समाज पार्टी का प्रभाव एक समय में अधिक था, लेकिन अब उनका वोट शेयर सीमित है। 2020 में उन्हें केवल 1.06% वोट मिले थे। दरअसल बसपा के कमजोर होने के बाद आजाद को बिहार में अपने लिए संभावनाएं दिख रही है। वे देख पा रहे हैं कि कुछ सालों की मेहनत के बाद वे यहां अपनी जगह बना सकते हैं। इस बार भले ही गठबंधन में जगह नहीं मिले, लेकिन वे चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि धीरे धीरे वे अपनी जगह पुख्ता करना चाहते हैं। चंद्रशेखर आजाद की एंट्री से बिहार के राजनीतिक परिदृश्य पर कई प्रभाव पड़ सकते हैं। एनडीए की बात करें तो बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी के पास दलित वोटों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। खासकर पासवान समुदाय का वोट उनके पास है। आजाद की उपस्थिति इन वोटों को विभाजित कर सकती है। उदाहरण के लिए हाजीपुर सीट एलजेपी का गढ़ है, जहां पासवान समुदाय का प्रभाव माना जाता है। अगर आजाद समाज पार्टी यहां 20 से 30% वोट ले आती है, जो कि बड़ी बात है, तो यह एनडीए के उम्मीदवार की जीत को प्रभावित कर सकती है। इसी तरह सासाराम एक एससी आरक्षित सीट है, जहां एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला होता है। मार्जिन यहां हमेशा कम रहता है। अगर आजाद समाज पार्टी यहां 5000 वोट भी ले आती है तो चुनाव परिणाम को प्रभावित कर सकती है। जहां से मैं देख पा रहा हूं, एनडीए की इन 2 सीटों पर आजाद अपना प्रभाव बना सकते हैं, बशर्ते वे मजबूती के साथ चुनाव लड़ें। हालांकि अगर वे महागठबंधन का हिस्सा नहीं रहे तो आरजेडी कांग्रेस की सीटें भी प्रभावित हो सकती हैं। खासकर मुसहर और धोबी समुदायों का आजाद समाज पार्टी को वोट मिल सकता है। उदाहरण के लिए भागलपुर सीट पर आरजेडी का प्रभाव क्षेत्र है, जहां दलित वोट महत्वपूर्ण है। अगर आजाद पार्टी यहां 15 से 20% वोट शेयर ले आती है तो आरजेडी को सीधा नुकसान हो सकता है। हालांकि यहां कांग्रेस और जेडीयू का भी ठीक ठाक पकड़ है। इसी तरह मुजफ्फरपुर सीट पर भी मार्जिन बहुत कम रहता है। आजाद समाज पार्टी अगर यहां वोट का विभाजन करती है तो महागठबंधन के लिए यह हानिकारक हो सकता है। आजाद के लिए दोनों ही स्थिति विन विन वाली है। महागठबंधन में जगह मिली तो हो सकता है कि वे एक आध सीट जीत भी जाएं और सरकार या विपक्ष में उन्हें बैठने की जगह मिल जाए। नहीं भी जीते तो गठबंधन में रहकर वे दूसरे नंबर की पार्टी तो बन ही जाएंगे। और अगर गठबंधन में जगह नहीं भी मिली तो भी उनके पास खोने के लिए तो कुछ भी नहीं। वे अपने लिए जमीन तैयार कर रहे हैं। अकेले लड़कर जीतना तो फिलहाल मुश्किल लग रहा है, लेकिन अच्छा वोट ले आएंगे, इतना तो जरूर है। और अगर महागठबंधन को अपने आंतरिक सर्वे में यह लगे कि वे आजाद के कारण कहीं हार सकते हैं और कुछ सीटों का नुकसान हो सकता है, तो वे जरूर आजाद पार्टी से गठबंधन के बारे में भी सोचेंगे। आप याद कीजिए ओवैसी की बिहार में एंट्री कैसे हुई थी और कैसे वे 4 सीट जीतने में कामयाब हो गए थे। ये भी समुदाय विशेष की राजनीति करते हैं और आजाद भी। आजाद ने भी यूपी के नगीना सीट से जीतकर संसद में अपने लिए जगह पुख्ता की। पार्टी का विस्तार हो रहा है, इसलिए प्रभाव तो वे रखेंगे, कितना और किस पर यह देखने लायक होगा। बाकी आप चंद्रशेखर आजाद यानी कि
रावण के बिहार में प्रभाव को कैसे नापते हैं? और आप क्या मानते हैं कि बसपा के कमजोर होने के बाद जिस तरीके से चंद्रशेखर रावण का उभार हुआ है राजनीति में, क्या उस उभार का फायदा बिहार विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद को मिलेगा क्या? क्या आपको लगता है कि इस बार महागठबंधन में तेजस्वी यादव या यूं कहें कि कांग्रेस विधायक दल के नेता या कांग्रेस पार्टी इस बात पर चिंतन मनन मंथन कर रही होगी कि दलितों के वोट बैंक को लामबंद करने के लिए कहीं चंद्रशेखर रावण की आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी? और अगर पड़ती है तो क्या गठबंधन हो पाएगा? और सवाल सिर्फ इतना तक महदूद नहीं है, क्योंकि गठबंधन होने के बाद मामला सिर्फ एक साथ चुनाव लड़ने का नहीं होता, बल्कि सीट शेयरिंग का भी मामला फंसता है। सीट शेयरिंग के बाद संसाधन के बंटवारे का, चुनाव प्रचार का और तमाम तरह के सवाल हैं, और उसके बाद तो फिर बात होनी ही। तो भी फिलहाल इंतजार करना चाहिए कि चंद्रशेखर या यूं कहें कि रावण का अगला स्टेप बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर क्या होगा, वे क्या सियासी कदम उठाने जा रहे हैं, किस तरफ जाएंगे, कौन से खेमे में रहेंगे और कौन से सीट पर अपनी दावेदारी पेश करेंगे। इन्हीं तमाम सवालों का जवाब हमने आज ढूंढने की कोशिश की है। बाकी आपको अगर कुछ और इनपुट हमें देना हो तो आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बता सकते हैं। आप देख रहे थे फोर्थ पिलर बिहार। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे है मनीष, और इस खबर को लिखा है हमारे प्रिय साथी और कंटेंट हेड विवेक आर्यन। शुक्रिया।